गुड आफ्टरनून सर। आप कौन बेटा? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आप जरा लास्ट क्लास में कहाँ थे? कॉपी दिखाइएगा। Sir, cross product और vector product of two vectors पे आपको बताना था कि आप वो कह रहे थे कि करके दिखाओगे आप। क्या चीज? सर जैसे आपने वो था क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। सर तीनों एक्सिस को उल्टा कर दिया था। सर तो हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मुझे ये बोलना है कि आपने बोला था कि संडे के बाद आप मतलब एक बार डाउट क्लास रखोगे सेकेंड चैप्टर का सब क्वेश्चंस जो फंसा हुआ है बताने के लिए, मतलब जो भी डाउट है क्लियर करने के लिए। तो संडे के बाद तो अभी वीक चालू हुआ है ना बेटा? यस सर। तो फिर आप बता दूंगा मैं। ओके सर। गिव मी अ सेकंड। Sir, sir, हाँ जी बोलिए बेटा। सर जो 22 सितंबर को जो जेई एडवांस के पैटर्न पे जो एग्जाम हो रहा है सर, उसके लिए आप क्या क्या करवाओगे? उसमें क्या आ रहा है? सर वो जेई एडवांस के पैटर्न पे है ना, जो अभी तक के 3 चैप्टर करवाए हैं सर, उसके लिए आप आवाज कट रही है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आ रखे हैं ना, वो हम लोग करेंगे। इसके लिए आप एक्स वर्मा आई एरोडोव करवाओगे? अब भाई आई रोडोप करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं तो करना चाहता था। आप ही लोगों ने कहा ना कि नहीं बड़ा भारी पड़ रहा है। नहीं दिक्कत हो रही है, आप करवा दो। सर कोई दिक्कत तो नहीं है भाई आप ही लोग दो तरह की बात किए, मैं तो चाहता ही था करा दो। चलिए ठीक है, सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है करा दूंगा मैं। चलिए सबसे पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी बच्चे कहाँ गए अभी समझ में नहीं आता, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, सब आराम आराम से आते हैं। सत्यम कुमार है ना, ये सब गायब है। क्रॉस प्रोडक्ट तो देखिए बेटा, इसमें ऐसा है कि मैं पहले भी बताया था, काफी लंबा चल गया है, इसके क्वेश्चंस आपको पैकेज में मिलेंगे, आप करिएगा, जो नहीं आएगा बताएंगे। एक बात ये समझिए कि स्क्रू रूल मैंने बताया था, ये हर जगह यूजफुल है। सपोज ये वेक्टर ए है और यहां से वेक्टर बी दे दिया गया है, ठीक है? तो करते क्या है इसको, जो तीसरा वेक्टर सी है, अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस एंगल इज थीटा। वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर सी आएगा। यही बताया मैंने जब आपको, ये ए बी की तरफ रोटेट कर। याद रखिए जब भी क्रॉस साइन के पहले जो वेक्टर आता है वो क्रॉस साइन के बाद में रोटेट करता है। और इसी का अगर हम निकाल के देखें कि बी साइन थीटा कैसे आया, तो चलो उसके लिए शायद यही मैं बोला हूँ निकालने के लिए, तो मैं बता दिया था। आप क्या करिए कि वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करिए। बी के हेड से ए के पैरेलल ए खींच दीजिए और ए के हेड से बी के पैरेलल बी खींच दीजिए, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है? ये आपका रिजल्टेंट होगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं डालने की यहाँ पर, नहीं फिर भी अगर चाहे तो ले सकते हैं आप। और यहाँ पे
ये कुछ नाप रूप में मैं बनाया नहीं हूँ, इसका समझिए। ठीक है, ये 2 डायगोनल होंगे, ये सबको मालूम है। नॉर्मली हम करते क्या है, ए क्रॉस बी का हाफ एरिया ट्रायंगल को बताता है, ये बात समझ लीजिए। तो एरिया ट्रायंगल जब लिखेंगे तो यहां से बेस, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा बी साइन थीटा, बेस हो जाएगा ए। तो देखिए इसी को ऐसे कर देंगे, ये 2 डायगोनल है। अब यहाँ से मान लीजिए कि हम इसको परपेंडिकुलर ऐसे डाल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। ये परपेंडिकुलर क्या बता देगा, बी साइन थीटा को बताएगा। बोलो यस और नो, बताएगा कि नहीं। यस सर। और यस सर। ये एक जो ट्रायंगल पहला वाला बना, इसी के बराबर दूसरा ट्रायंगल बनेगा। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया अगर लिखें तो हाफ बेस, बेस कितना हो गया ए, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इंटू हाइट कितना हो गया बी साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसी को चूंकि 2 ट्रायंगल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड यहां से रिजल्ट आया है। दूसरी बात, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड सीखेंगे डिटर्मिनेंट का। मैथमेटिक्स का मेथड है, डिटरमिनेंट जानते हैं आप लोग, डिटरमिनेंट जानते हैं, डिटरमिनेंट सर नहीं सुना है जानते, क्लास 12 में होता है। 12th में होता है इससे, कोई वेक्टर्स का बात पार्ट नहीं। होता है वो भी शायद। अच्छा चुपचाप सुनो, डिटरमिनेंट ऐसे समझो कि मान लो कि कोई वेक्टर ए गिवन हो, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, वेक्टर बी गिवन हो और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना हो। बड़ा आसान तरीका है, एक तो ये मेथड है कि यहां पर हम लिखते हैं आई जे के। अगर हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते चलें, यानी आई क्रॉस जे को तीसरा वेक्टर के लिख देंगे, जे क्रॉस के को आई लिख देंगे, और के क्रॉस आई को जे लिख देंगे। ठीक है, अगर ये उल्टा चले हम तो माइनस में, सारी चीज माइनस में। तो जैसे जे क्रॉस आई लिखा हमने तो क्या आएगा, माइनस पे आ जाएगा। आई क्रॉस के लिखा हमने, माइनस जे आ जाएगा। के क्रॉस जे लिखा हमने, माइनस आई आ जाएगा। ये है, ठीक है। अब इन चीजों का ध्यान रखने के बजाय अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहे ए क्रॉस बी को तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले आई जे के, फिर वेक्टर ए पहले आया है तो ए का आई वाला कंपोनेंट ए एक्स आई के नीचे, जे वाला कंपोनेंट ए वाई जे के नीचे, के वाला कंपोनेंट ए जेड के नीचे, ऐसे ही बी एक्स बी वाई बी जेड। अंडरस्टूड। अब यहां पर देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। अल्टरनेट वे से चलेंगे, इसको प्लस मान लेंगे, इसको माइनस मान लेंगे, इसको प्लस मान लेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है कि एक चीज देखो, डिटरमिनेंट में एक बड़ी खास बात होती है कि इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। कितने कॉलम होंगे, C1 C2 C3, C स्टैंड फॉर कॉलम, यानी 3 कॉलम। कॉलम इसको नहीं बोलते, सॉरी, इसको रो बोलते हैं बेटा, R1 R2 R3। और ये हो गया कॉलम C1 C2 और C3, इसकी जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे डिटरमिनेंट में, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, बस बताने के लिए बता दिया था मैंने, नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा
कि हमको प्लस माइनस प्लस लेके चलना अल्टरनेट तरीके से। अब करते क्या है, तो मान लीजिए पहले एक, हाँ जी सर आई एम आस्किंग दैट इसमें जो रोज एंड कॉलम्स है वो उसका नंबर हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, किसी केस में भी चेंज नहीं होगा। नहीं एकदम नहीं से चेंज होगा। तो ये कंफ्यूजन था मेरे को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई लिख लिया हम, आई के सामने अगर एक्सपैंड करेंगे तो आई के नीचे वाली क्वांटिटी और ये इसके सामने वाली क्वांटिटी, इन दोनों को क्लोज कर देंगे हम। बचा क्या, ये दोनों। तो ऊपर से नीचे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार नीचे से ऊपर करते, ऊपर से नीचे वाला पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव। मतलब आई के नीचे ओपन किया तो पहले मैंने आई लिख दिया, फिर क्या किए ए वाई इंटू बी जेड प्लस साइन के साथ, माइनस नीचे से ऊपर जो मल्टीप्लाई किए माइनस साइन के साथ बी वाई इंटू ए जेड, यानी ये आई आ गया। देखो इसको प्लस, इसको माइनस दिए थे, इसको प्लस दिए थे। अब क्या करेंगे हम कि अब की बार हम जे के नीचे वाला बंद कर देंगे और जो पहले आई के नीचे बंद किए थे उसको ओपन कर देंगे, यानी ये वाला बंद कर देंगे और ये वाला बंद, अब बच गया ये। ठीक है, यानी अब मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, देखिए जरा सा ध्यान से, इसीलिए अलग अलग कलर से खींच रहे हम। ax का bz में और bf का az में मल्टीप्लाई करेंगे, और जे क्या है विथ माइनस साइन आया है तो यहाँ लिख देंगे माइनस से। ठीक है, अब किसको किसको मल्टीप्लाई किए, ax इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। ये तरीका है, बड़ा सिंपल है। फिर के प्लस साइन के साथ अब राइट प्लस के, अब के नीचे और आसपास आजू बाजू बंद कर देंगे हम। इसको पिंक कलर सॉरी येलो कलर से मैं कर दे रहा हूँ, यानी इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास क्लोज कौन कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। अब किसका किसका मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, इसका इसमें होगा और इसका ax into by minus bx into माइनस ay। bx से y। हाँ वेरी गुड, ये हो गया आपका ax इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू ओपन द या मल्टीप्लाई टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसे भी नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो आप, ए क्रॉस बी लिख करके, है ना। तो हमें ये डिटरमिनेंट से सॉल्व करना ज्यादा अच्छा लगता है। क्रॉस साइन लगा दिए, बी को बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड कैप प्लस बी जेड के कैप। जब क्रॉस साइन लिख दिए तो देखो पहले आई का आई में नहीं करेंगे, हम लिख सब दे रहे हैं क्योंकि बस लंबा होगा। आई का आई में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, इस बात को इधर भी लिख दे रहा हूँ मैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसकी वैल्यू जीरो है क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी हमको आई का लेके करना है तो आई का आई में नहीं करेंगे, जो फिर लंबा करने से क्या फायदा है। अब बच गए ए वाई इंटू बी एक्स बच गया भाई, ए वाई इंटू बी एक्स किए, जे क्रॉस आई। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, पहले जे है फिर आई है, ये नहीं कि आई क्रॉस जे लेके गलत हो जाएगा। फिर इस आई का के वाले में करें ए जेड इंटू बी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा के क्रॉस आई। आई का मल्टीप्लिकेशन होगा, वैसे जे वाले का जे में नहीं करेंगे, आई और जेड में करेंगे। तो प्लस ए एक्स इंटू बी वाई, क्या बचा बेटा, आई क्रॉस से। फिर इसका जेड वाले में करें ए जेड इंटू बी वाई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हमें एग्जाम में ऐसे तो नहीं पूछेंगे ना कि दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, बिल्कुल आजकल तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है यार, दोनों में से तो सवाल ही नहीं, तो कोई भी मेथड से एग्जाम में करवा। हमें मेंशन होगा कि वी नहीं हैव फर्स्ट और सेकंड नहीं मेथड। नहीं, कुछ भी मेंशन, मैं दोनों मेथड सिखा दे रहा हूँ, किसी से भी आप करिए। हमारी चॉइस है, हम कोई भी जो हमें हाँ समझ अच्छा बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, समझे। तो के क्रॉस है, अब जेड वाले का इसमें करें तो जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या भाई, एक्स इंटू बी जेड आई क्रॉस के, ठीक है, और फिर प्लस ए वाई इंटू बी जेड, क्या बचा, जे क्रॉस। अब ओपन करते चले जाइए तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखिए क्या है। सर हल्का सा स्क्रॉल कर दो। ठीक है कर देता हूँ, पहले इसको देख लो, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के है बेटा, ये छपा नहीं पाते थे,
मैं पीले कलर से लिख दे रहा हूँ, एक ही लिखा था जे क्लास आई। तो ये देखो ऊपर कर दूं, पर लिखूंगा कैसे मैं? एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको लिख देने दो सर नीचे कर दो। ऐसे। यस सर। अच्छा ठीक है, तो देखो जे क्लास आई, जे क्लास आई क्या आया था? माइनस के, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के। ठीक है, ए जेड इंटू बी एक्स क्या आया था? के क्लास आई। के क्लास आई क्या था? जे था जी, तो जे लिख दिया हमने। फिर ए एक्स इंटू बी वाई क्या लिख दिया? आई क्लास जे, आई क्लास जे इक्वल टू के था, तो के लिख दिया हम। फिर ए जेड इंटू बी जेड के क्लास जे, के क्लास जे क्या था? माइनस आई था, माइनस आई लिख दिया यहाँ पर। फिर ए एक्स इंटू बी जेड आई क्लास के, आई क्लास के क्या था? देखो माइनस जे था, तो माइनस जे लिख दिया हम यहाँ पर। प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे क्लास के, तो जे क्लास के क्या था? ये था आई था, तो आई लिख दिया मैं यहाँ पर। तो आई वाला एक साथ, जे वाला एक साथ, के वाला एक साथ, तो देखिए माइनस आई ये प्लस आई है, तो इसको अगर एक साथ ले ले हम तो क्या लिखेंगे? सर हाँ जी, सर वो आपने सेकंड स्टेप में ब्रैकेट्स कैसे खोला, एक बार फिर से बता दो, उस टाइम मैं सुन नहीं पाई थी। एक मिनट रुक जाओ। ये हमने देखो यहाँ पे ये आई लिख दिया, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये आपका हो गया आपका ए वाई टू बी जेड आई प्लस के साथ, ये आपका माइनस आई और आई का हो गया, इसका काम हो गया। अब जे वाला देखे तो ये जे है और आपका ये जे है, ये दो जे है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए हम ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जेड, है ना? जे कैप आ गया, यानी ये भी हो गया। अब फिर बचा कौन कौन सा? माइनस के है और ये प्लस के है। ए एक्स इंटू बी वाई माइनस हाँ, ये कहाँ सर लिखे ये थे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है, समझे? यस सर। हाँ, जरा इसको मुझे चेक करने दो, पहले किससे मल्टीप्लाई किया था? बी एक्स से, तो एक्स ये मैंने किया जे क्लास आई, अरे यार यहाँ बी वाई था, बी एक्स लिख दिया। तो जे क्लास आई आपका कितना था? माइनस के था, यहाँ पर भी बी वाई था, माइनस था, ठीक है। और फिर कहाँ बच गया? प्लस के कहाँ है आपका? हाँ ठीक है, तो ये आपका ए एक्स इंटू बी वाई और कहीं लिखना मेरे से गलती हो गई, को बी वाई से मल्टीप्लाई किए, तो पहले मैंने किससे किया था? इससे किया था, ए वाई इंटू, अरे ये क्या हो गया यार? एक मिनट देखना जरा, पहले ए एक्स ए इससे मल्टीप्लाई किया तो बचा, ये तो हो जाएगा जीरो, ए वाई इंटू बी एक्स, ठीक है लिखे थे, गलती से मिटा दिए। आइए आपका ए वाई इंटू बी एक्स, ठीक बताइए, ए वाई इंटू बी एक्स जे क्लास आई, ठीक था। फिर इसमें किए गलत, ये जीरो हो जाएगा। फिर आपका बी एक्स से मल्टीप्लाई किए जेड इंटू बी एक्स के क्लास आई, ठीक है। फिर बी वाई से किए ए एक्स इंटू बी वाई, एक्स इंटू बी वाई आई क्लास आई, ठीक है। फिर बी वाई से किए ए जेड इंटू बी वाई के क्लास जे, ठीक है। फिर हमने बी जेड से किया, ये हो गया ए एक्स इंटू बी जेड आई क्लास के, और फिर इसमें कर दिया वाई इंटू बी जेड जे क्लास के, यहाँ तक तो ठीक लिखे हम। तो ए एक्स इंटू बी, ए वाई इंटू बी एक्स था, यहाँ गलत कर दिया लिखने में, क्या था? ए वाई इंटू बी एक्स था। तो देखो जे क्लास आई, जे क्लास आई माइनस के, ठीक है भाई, तो ये हो गया। और एक ये चेक करना था हमको आपका प्लस के वाला, ए एक्स इंटू बी वाई, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ सफिक्स लिखने में गलती हो गया था, तो ए एक्स इंटू बी वाई और माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ये ठीक है, ये आया आपका रिजल्ट।
तो इसमें परेशान होने की ऐसा कोई जरूरत नहीं, बस लिख लीजिए आप। इसमें ब्रैकेट कौन पूछ रहा था, ब्रैकेट कैसे खोले बेटा, कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रही थी, श्रेया। देखो श्रेया, ऐसा ध्यान रखो, जैसे bx से मल्टीप्लाई करो तो इसमें मत करना, क्योंकि i क्रॉस i 0 होता है, जस्ट एक स्टेप बढ़ेगा। तो bx वाले से ay और az में करोगे तो देखो मैंने किया ay इंटू bx, पहले आया था j लिख दिया, क्रॉस फिर i था तो i लिख दिया, समझी बात को। फिर इस bx से Yes. y वाले में कर ले, फिर z वाले में कर ले, तो क्या लिखे az इंटू bx, क्या है k क्रॉस i, यानी i वाले फैक्टर्स हो गए। फिर j वाले से करना तो इसमें मत करना, क्योंकि 0 होना है, तो j वाले से ax में करना है और z में करना है, ऐसे ही जैसे हमने किया था। तो देखो ax इंटू बी वाई आई क्रॉस से, फिर ए वाई इंटू बी वाई जे क्रॉस से 0 होना, तो इसको नहीं करेंगे, इसमें करेंगे az इंटू बी वाई, देखो यहाँ किया है k क्रॉस से, तो जो ऑर्डर पहले से लिखते चले, बी वाई से हो गया bz वाले से, तो bz वाले से ax और ay वाले में करना है, तो ax इंटू bz, देखो यहाँ किया है i क्रॉस के, ठीक है यहाँ लिखा है देखो, फिर Yes, ए sir. वाई इंटू बी जेड जे क्लास के, फिर इसके बाद ये रूल है उसके हिसाब से चेंज कर लिए, ठीक है हमारे पास आ गए। तो अभी बेसिक इतना ही है। अब थोड़े एक दो क्वेश्चन में लेता हूँ, है ना, जो अलग तरह से पूछे जाते हैं। बेसिकली वेक्टर क्या है, ज्यादा डिटेल में आप 12th में जाकर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम सिर्फ इसका एप्लीकेशन सीखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ निकालना है, बेसिक चीज। तो बहुत एडवांस वाली चीज इसमें मैथमेटिक्स में ही आती है, इसमें ज्यादा नहीं आती। तो पैकेज के आपके क्वेश्चन भी जितने दिए होंगे मैं भी करा देता हूँ। जैसे देखो आपका वेक्टर की बात करें, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 2.8 में जैसे है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिलेटिव मोशन लिखा हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर से सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे बात, हेलो मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अभी मैं एक अपने तरफ से क्वेश्चन लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों तब तक मैं अटेंडेंस निकाल लूँ। ये हो चुका है सभी लोगों का, सभी लोग नोट Yes, कर चुके हैं sir. इसे? नोट से लिख लेंगे। ठीक है बेटा, जहाँ से लिखो तुम लोग, मेरा पूछना काम था मैंने पूछ लिया, ठीक है, थैंक यू। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए पेज चेंज कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ बेसिक एग्जांपल दिया हूँ। ध्रुव कुमार आर हियर और नॉट? ध्रुव कुमार, आई थिंक ही इज नॉट प्रेजेंट। सर हाँ सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। सर आपने ऊपर में जो ये फॉर्मूला लिखवाया था, मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सर ये कब यूज करना है? क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। ओके सर। अब अभी आया, देखो मान लो कि ऐसे कुछ दे दिया जाए, द टू वेक्टर्स A and B are defined as the angle between them is theta. Find the पहला पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। दूसरा पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A। तीसरा निकालना है, ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। चलो पहले दो निकालते फिर इसमें ऐड करना शुरू करते हैं और चीज। तो देखो बेटा, इसमें दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा दिया गया। ध्रुव कुमार आर हियर? दीपेश कुमार, देखिए भी एक बच्चा हो रहा है। ये सब गायब कहाँ है सब?
सत्यम, आयुष कुमार सिंह। चलो देखो ऐसे दे रखा है, एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, मान लीजिए इस तरह से, इसके बीच में एंगल थीटा दे दिया गया है। दिस इज द वेक्टर बी एंड द वेक्टर ए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन पूछा गया तो वेक्टर बी का, पहले मैं इसको चेंज करता हूं, पहले बी लिख दिया हूं, तो मैं एक काम करता हूं, या तो यहां से इसको बी कर दूं, इसको ए कर दूं, फिगर के हिसाब से, बात एक ही। और सेकंड वाले में पोजीशन वेक्टर आके अलॉन्ग वेक्टर बी। तो देखो अब होगा क्या कि परपेंडिकुलर डाल दिए, तो यहां पर देखिए कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डी कॉस थीटा होगी, डी कॉस थीटा। अब बेटा हमको बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल, तो देखिए यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में जानते ही हैं कि हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम बी कॉस थीटा को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर है। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है। कई बार क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया रहेगा, चलो मैं यहां से हटा ही देता हूं, दे दिया तो कोई बात नहीं है। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट सर्टेन एंगल, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, ऐसा। ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है। क्या हो गया जी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है। समझे बात को? कंपोनेंट पूछ रहा है। हाँ एक तरह से कंपोनेंट, थीटा नहीं दिया रहेगा, यहाँ तो हमने दे दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं दिया है, बात समझिए। आप अगर पूछ दे प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन नहीं बल्कि लिख दे प्रोजेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन भी चाहिए हमको, डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया। इसी तरह से दूसरा पार्ट पूछा जाएगा तो क्या करोगे, वेक्टर ए से परपेंडिकुलर डाल दोगे, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा। तो दूसरे वाले पार्ट में ए डॉट बी की वैल्यू फिर से ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकते हैं हम। सर सर एक बार ये दोबारा बता दो सर, प्रोजेक्शन वेक्टर, ये सेकंड वाले में प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा गया है हमसे। हाँ अभी वेक्टर भी बता रहा हूँ, अभी तो प्रोजेक्शन निकाला हूं मैं, अभी वेक्टर भी बता रहा हूँ, रुक जाओ। ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है। प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछा गया, प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन ए का बी के अलॉन्ग या बी के ए के अलॉन्ग, यही पूछा गया जो निकाला। तो यहां से हो गया बेटा ए डॉट बी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ए डॉट बी अपॉन बी कर देंगे ए कॉस थीटा। मुझे बात को, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है पहला पार्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है। चलिए ये इतना नोट कर लिए, तो अब अगले वाले पार्ट में इसी में एंगल हटा देंगे, ऐसे इसमें ऐसे करके लिखा रहेगा, ऐसे करके लिखा रहेगा क्या, टू वेक्टर्स ए एंड बी, अभी इसमें और ज्यादा कुछ करेंगे, ए एंड बी आर डिफाइंड एज here at some angle find the projection vector, पहला पार्ट प्रोजेक्शन, अब देखो इसमें लैंग्वेज बदल गया, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। दूसरा पार्ट प्रोजेक्शन वेक्टर
ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। तीसरा पार्ट, a vector perpendicular to vector A perpendicular, नॉर्मली आज क्लास मेरी नहीं होती है, टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्यों भाई? मंडे को मेरी क्लास पहले नहीं, हाँ वो अलग से लगा दी है। तो चलो इसको जरा समझो आप। देखो पहले वाले से इसमें क्या डिफरेंस है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना, उसमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए पूछा गया था, दोनों में लैंग्वेज में फर्क है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी। मान लीजिए किसी एंगल पर दिया गया एंगल हमको पता नहीं, तो आंसर हम एंगल के फॉर्म में नहीं देंगे, हम मान लेंगे अपने मन से कोई एंगल थीटा है। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए। तो हमने क्या किया था बेटा अभी कि बी से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया था, और ये लेंथ कितना हो गया था बी कॉस थीटा। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, तो हमने क्या किया था, पहले निकालना था प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी अलॉन्ग वेक्टर है। तो पहले वाले पार्ट में भी प्रोजेक्शन निकला, मीन्स ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा की वैल्यू यहां से हो गई ए डॉट बी अपॉन ए। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर, तो वेक्टर निकालने के लिए एरो देना पड़ेगा, अभी तो वेक्टर बनेगा। जब बी कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड है। क्या बोल रहे हो भाई? अब देखो इस एरो का डायरेक्शन उधर ही है, इधर वेक्टर ए है, यानी यूनिट वेक्टर इसके साथ ए कैप जुड़ेगा। तो वेक्टर ए को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए को क्या लिखते हैं बताओ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस, मॉडुलस को ए से लिखते हैं। तो अब अगर हम इसी में बी कॉस थीटा इंटू ए कैप लिखते हैं तो ये वेक्टर बन गया। तो मान लो ओ है, इसको वेक्टर ओसी मान लो एरो देने के बाद। अब बी कॉस थीटा की वैल्यू उठा के यहां से रख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू ए कैप की वैल्यू होगी वेक्टर ए डिवाइडेड बाई। ऐसा है कि ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ए डॉट बी हमेशा स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर देगा, यहाँ वेक्टर यहाँ का डॉट लगाएंगे ना क्रॉस लाइन से, बीच में यहाँ डॉट रहेगा अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर बी। ठीक है, यानी प्रोजेक्शन तो बी कॉस थीटा, लेकिन इसको वेक्टर बनाने के लिए हमको एरो लगाना पड़ा। एरो कौन सा लगेगा, यूनिट वेक्टर ए का इसके साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर है ओसी, तो ओसी का मैग्नीट्यूड हो गया बी कॉस थीटा और डायरेक्शन हो गया एक है। अब बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दिए। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये ओसी वेक्टर एक बार दोबारा समझा दो। देखो भाई ऐसा है, हाँ बता रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे जब हम, ये जो लेंथ आएगा उसको बोलेंगे बी कॉस थीटा। क्लियर? बोले ऐसा नो? यस सर। अब ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्शन लेने के लिए हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या होगा, ए कैप होगा। तो अगर बी कॉस थीटा के साथ हम ए कैप लिख दें तो ये एक वेक्टर ओसी हो गया जिसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा और डायरेक्शन क्या है, ए कैप के डायरेक्शन में है। तो बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, देखो ये वाली वैल्यू रख दिए और ए कैप को हमने ये रख दिया, बस बात खत्म। समझे? समझ में आया? यस सर। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट अगर निकालना हो जिसमें हमको बताना था प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, यानी सेकंड वाला पार्ट। देखिए जरा सा, यहाँ पर हमने सर स्क्रॉल अप कर दो। 1 मिनट रुक जाओ, अभी ये भी समझ लो तो नोट करते रहना। अब ये आपका दिया नहीं गया है कि एंगल कितना है, ठीक है, तो हम कुछ भी एंगल मान लेंगे।
इसको डैश डैश लाइन से आगे बढ़ा देंगे। अब वेक्टर ए से माइक ऑफ कर लो भाई, हम परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे, है ना, ये परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, ए cos थीटा हो जाएगा, एक और ठीक है, ए cos थीटा। अब हमने क्या किया, ए डॉट बी को ए cos थीटा इंटू बी लिख दिया। ए cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए डॉट बी अपॉन बी आ गई। अब इसके साथ कोई एरो नहीं थी, एरो तो वेक्टर बी का है, तो ये वेक्टर यहाँ बना समझो, मान लो यहाँ पर आ गया, या पहले भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दिस कि कहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड है का। तो अब देखिए अगर इसको वेक्टर हम ओडी मानना है, ठीक है, तो ओडी की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका लेंथ और डायरेक्शन। तो लेंथ कितना है, ए cos थीटा के बराबर है, और डायरेक्शन क्या रहेगा, डी कैप यूनिट वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो वेक्टर बी को हम इसका मॉडुलस और यूनिट वेक्टर बी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस बी। ओडी की वैल्यू यहाँ से हो गई, ए cos थीटा को ए डॉट बी लिख दिए अपॉन बी, और ये यूनिट वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई दिस बी। तो ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर मत कर देना, ये बी स्क्वायर क्योंकि वेक्टर है बेटा, यहाँ कोई डॉट क्लास नहीं है। ए डॉट बी एज इट इज रखेंगे इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। समझ में आई बात, समझ में आई। सर तो हमने Yes, जैसा sir. ऊपर वाले में किया था वही सेम हमने नीचे वाले में हाँ कर। बस 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 बस, फर्क ये है कि यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा। अच्छा ओके ठीक है, अब देखिए जरा सा कि वेक्टर में आपका एक पॉलीगन लॉ हम सॉल्व करते समय ही लेंगे, बताया था मैंने। सर हाँ बोलिए बेटा। सर ये समझ तो आ गया, लेकिन सर प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब क्या, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या, हाँ प्रोजेक्ट कर दिया उसको, तो सर कंपोनेंट ओ भी, सर तो जो मेरा ओ भी वेक्टर होगा वो ओसी के बराबर होगा क्या? नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है सर। हाँ क्योंकि प्रोजेक्शन लेंगे तो मैग्नीट्यूड फर्क हो जाएगा, ठीक है, समझे। हेलो, यस सर, समझ गया समझ गया। एक्सरसाइज 3.1 में कुल मिला के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं वेक्टर, ओनली 10 क्वेश्चन। एक बार आप लोग करिएगा, मैं थोड़ा वेक्टर में और एडिशनल चीज बता देता हूँ, ठीक है। मैंने लगभग सारी चीज बता दी, कुछ छूटा नहीं बल्कि ज्यादा ही बता दिया हूँ। आई होप कि आप इसको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोसाइन रूल बताने की कोशिश करता हूँ, कोसाइन रूल जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं उसको ड्राइव कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. सर कोसाइन रूल। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक बार वो लिखने दो। अच्छा एक मिनट जरा, लो लिखो जल्दी लिखो। पिक सर कोसाइन लॉ सर हम कॉस कॉस थीटा को डिफाइन करेंगे कि कॉस थीटा कैसे। हाँ हाँ ट्रायंगल के अंदर साइन ला। अच्छा सर हम्म, हेलो सर। बोलो बोलो। हाँ सर, HC वर्मा से सर एक डाउट है सर। पूछो, भेज दो मुझे मेरे पास, अभी भेजो तुरंत। यस सर। वो कैरम बोर्ड वाला नहीं ना है? नहीं सर, और फोर्स वाला है सर, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अच्छा अच्छा 18 नंबर सर, 18 मेरे पास एक्सरसाइज। बता तो। वो नहीं है, यस सर। भेज दो। न्यूटन्स लॉ का है, किसका है? जल्दी भेजिए, नोट हो जाए तो बताओ भाई, कुछ चीजें बतानी मुझे। सर और नीचे कर सर दीजिए। बाद में लिख लेंगे सर, आप आगे करा दो। चलिए भाई जल्दी से पिक हो गया।
हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तुम डाउट भेजो भाई, तुम्हारा क्या है? ठीक है, मैं कोसाइन रूल का आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कोसाइन रूल, साइन रूल, लेबिस थ्योरम, है ना? लेबिस थ्योरम तरह से साइन रूल ये है। चलिए, देखो भाई, हम लोग, यस यस सर, भेज दिए। कोई बात नहीं, आप थोड़ा डिले कर दी। हमने एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल हमने शुरू किया। मान लो ये था रिजल्टेंट वेक्टर R, this is vector A, this is vector B and this is vector C which is resultant। तो आप देख रहे हैं वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल शुरुआत हुआ है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं हम। ये दो वेक्टर का एडिशन है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये वाला एंगल ए है, जहां दो वेक्टर का हेड कोइंसाइड करे, वहां से भी एंगल मेजर करते हैं, या दो वेक्टर का टेल जहां कोइंसाइड करे वहां से भी एंगल मेजर करते हैं। यहाँ पर हेड और टेल कोइंसाइड करते, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, हेलो, यस सर। ये एंगल मान लीजिए बी है, इन दोनों जगह पे हेड है, यहाँ पर टेल कोइंसाइड कर रहा है, हेड और टेल कोइंसाइड करते, इसको मान लीजिए सी हम, ये हो जाएगा पाई माइनस सी। तो वेक्टर के बीच में एंगल तो सी होगा, लेकिन पाई माइनस सी हो जाएगा। अब मान लो एंगल ए हमको निकालना, तो ए किसके किसके बीच बन रहा है? बी और सी के बीच बन रहा है, और ये डिफाइंड ऐसे है। ठीक है, वेक्टर सी इज द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्यों ए एंड बी लिखे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड किया है, यहाँ पर देखिए बी का हेड और सी का हेड कोइंसाइड किया है, दोनों का टेल है। ध्यान से देखिए, अब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, इसको इधर ट्रांसफर Yes, कर sir. दिए यार। ठीक है, या हमको चाहिए, ये ध्यान रखिए कि ये वेक्टर एंगल ए निकालना, तो एंगल ए बी और सी के बीच में बना हुआ है, तो वेक्टर ए को हमने लिख दिया आपका वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। दो साइड्स के बीच में एंगल ए है, बी और सी के बीच में, तो ऐसे इस फॉर्म में लिख दिए। नाउ टेक द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर ए, वेरी सिंपल। तो क्या करते हैं भाई, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, क्योंकि माइनस का नेगेटिव है वेक्टर का, इनटू इसके बीच में एंगल कॉस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है। यहाँ से जो कॉस ए की वैल्यू आ गई, हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कोसाइन रूल हो गया, यानी कॉस ए की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से इसको याद रखने का ढंग क्या है, जिन दोनों साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है, जैसे बी और सी के बीच बना, तो उनके स्क्वायर का सम माइनस स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ दीस टू साइड्स बी एंड सी। देखो याद हो गया। उसी तरह से अगर मान लो हमको बी एंगल बी निकालना है, तो बी किसके किसी बन जाए, सी और ए के बीच में, तो इसी रूल से देखें हम, तो सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिफाइंड है, क्योंकि ए के हेड से बी का टेल जुड़ा हुआ, सी रिजल्टेंट है, और एंगल बी किसके बीच में, ए और सी के बीच में है, तो क्या हम इस बी को लिख सकते हैं वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। नाउ टेक द मॉडुलस, द मॉडुलस ले लिए, तो भी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर है, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, एंगल कितना है बी, तो कॉस बी लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। तो कॉस बी की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
समझ में आ गई बात? यस सर। इसमें भी क्या हुआ, सी का स्क्वायर दोनों एडजेसेंट साइड हैं जिससे एंगल बन रहा है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ दीज टू साइड्स। अब मान लो हमको एंगल सी निकालना, ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल के लिए तो ये वाला एंगल लेंगे, वेक्टर के लिए सी वाला एंगल लेंगे। तो अब देखिए हम यहीं पर क्या कर देंगे, हमको ये दिया गया है कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये डिफाइंड है, ये एंगल किसके बीच बन रहा है, ए और बी के बीच बन रहा है, यानी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, इसका मॉडुलस ले लें हम। कॉस पाई माइनस सी, माइनस कॉस सी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो यहां से 2ab कॉस सी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कॉस सी हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपका ये रूल क्लास हो, ये तीनों रूल कोसाइन रूल बोले जाते हैं, यानी किसी ट्रायंगल के एंगल को निकालना हो उनका साइड हमको पता हो किस तरह से निकालना है। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? हेलो? यस सर। यस सर। चलिए चलिए इसी तरह से साइन रूल भी बता देते हैं हम, ठीक है ना। साइन रूल, तो साइन रूल में क्या है, बहुत आसान है भाई, देखिए ये नोट कर लिया आप लोग, तो आगे बढ़ो, मैं नोट Yes, कर सर लिए sir. हैं। ABC सर इसमें ABC साइड ऑफ द ट्रायंगल है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब मैं साइन रूल लेता हूँ, याद रख ले। अरे याद रखने का ढंग बड़ा आसान है, जिस एंगल को निकालना है, जिन दोनों साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है उनके स्क्वायर का सम माइनस स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ द एडजेसेंट साइड, है ना, बस ये याद रखना। वैसे तो लॉ जानते रहेंगे तो आपको निकल जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री की चीज है, ये आप फिजिक्स में कम जरूरत पड़ेगी, नहीं मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए साइन रूल हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन रूल में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम बन गया। आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पैरेललोग्राम से ही हो। ये रिजल्टेंट आर है, ये हमारा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो बी के बीच में एंगल ये थीटा था, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आपका और एंगल अल्फा था। आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई वेक्टर एडिशन आपका ट्रायंगल ला या पैरेललोग्राम ला, कैसे भी करो। अब देखिए ये हमने बताया था कि दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ से लेते हैं, जहाँ दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर और वेक्टर ए का टेल कौन साइड कर रहा है, वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर आर का हेड कौन साइड करते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा थोड़ी देर के लिए। और एक काम करें, इस ए से परपेंडिकुलर डाल दे इसके हेड से, तो बेटा ये मान लो ओ, इसे एम, इसे एन मान। अब हमें ये बताओ क्या इस ट्रायंगल की ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, या ये लेंथ, बोलो ये लेंथ निकाल सकते हैं?
जिसको पी मान लो। कि पहले ट्रायंगल में से ये दूसरा ट्रायंगल बना, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल फर्स्ट। तो बताओ कि क्या हम साइन अल्फा की वैल्यू ये परपेंडिकुलर है अपन हाइपोटेन्यूज ये लिख सकते हैं? बोलो ऐसा हम, बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये साइन अल्फा ट्रायंगल सेकंड में से ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस वाले में से ये बताओ साइन बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एमपी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी हो जाए, बी लिख सकते हैं। तो एमपी की वैल्यू यहाँ से बी साइन बीटा हो गई। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, दोनों से तो एमपी की वैल्यू निकाल इक्वेट कर दीजिए। यानी कि ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। यानी साइन अल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन ए। अच्छा ठीक है, अब एक काम करें हम, यहां से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर इसका परपेंडिकुलर इस पर ले लें, ठीक है। तब देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में से लिखे हैं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा बताओ? ये रेडियस आर है, इसकी दो वैल्यूज आएंगी। एक तो यहां से ले लें ये, तो ये बी साइन थीटा होगा, बोले ऐसा हो। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो इसको भी लिखें तो इसको हम आर साइन अल्फा लिख सकते हैं, बोले ऐसा हो। इसको क्यू मान लीजिए। एन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या तो बी साइन थीटा या आर साइन अल्फा, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? दोनों की एक ही वैल्यू है, ये समझ पा रहे हैं? अगर ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, ये वाला ट्रायंगल, ये लेंथ बी साइन थीटा होगा। और अगर ये वाला ये पूरा ट्रायंगल ये ऐसे पूरा ऐसे ले लिया है, ये आर का कंपोनेंट आर साइन अल्फा हो जाए, बोलो ये साहब नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई समझ। तो इनको 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 आप अरेंज कर लीजिए। तो साइन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी साइन अल्फा अपॉन बी है। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ये इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ साइन रूल आ गया। तो साइन अल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन आर। यही तो साइन रूल होता है। इसी को साइन ए अपॉन ए इज इक्वल साइन बी अपॉन बी इज इक्वल साइन सी अपॉन सी लिख देते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? एंगल तो रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो ऐसा नो, बोलो इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। तो साइन साइन रूल आपका हो गया प्रूव। अब हम देखेंगे लैमीज थ्योरम। ये इक्विलिब्रियम बात किया था, फोर्स में पढ़ोगे तुम, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। तो ये नोट हो गया हो तो आगे बढ़ूं मैं? नोट हो गया? सर 2 मिनट। जल्दी लिखो। सर ये डिराइव कैसे किया वो भी याद रखना है क्या? नहीं नहीं, कोई रूल याद रखना, मैं साइड में लिख ही देता हूँ। ये रूल बड़ा यूजफुल है। लो सर ये तो ट्रिगोमेट्री मैथ में भी है सर। हाँ तो हम मैथ है ना प्रूफ किए हैं बेटा। यस सर, वेक्टर से बस। तो और क्या? यस सर। तो क्या लगता है वेक्टर से बहुत कुछ चीज हो सकती है। यस सर। आप देखिए ट्रायंगल बन गया, तो कैसे लिखोगे साइन रूल इसमें? साइन एंड कोसाइन रूल ही लिख रहा हूँ, एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब साइन रूल क्या लिखोगे? साइन ए के सामने के साइड ए है बाई ए, साइन बी के सामने की साइड बी है बी, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे।
साइन सी के सामने के साइड है सी अपॉन सी इज इक्वल टू के एनी कांस्टेंट। इसी को साइन रूल बोलते हैं। दिस इज साइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या लिखोगे बताओ भाई? अगर कॉस ए निकालना हो तो बोलो तुम लोग क्या लिखोगे बताओ? कॉस ए निकालना है तो कौन कौन सा साइड का के बीच में एंगल बना है? बी और सी के बीच में। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर कॉस बी निकालना हो जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? cos b हाँ A and C. a square A plus and c C. square minus b square upon में 2ac। करेक्ट। कॉस सी की वैल्यू बताओ। a square plus b square minus c square A upon square 2ac। plus b square minus c square upon C 2ab. plus C square plus 2AB. याद हो गया? याद हो गया? Yes, sir. अब चलिए लैमीज थ्योरम अलग से लिख देता हूँ इतना बड़ा में। सर किसका थ्योरम? लैमीज थ्योरम। ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। चलो देखो यहीं पे लिख देता हूँ, फिर मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा। तो आप क्वेश्चन करिए। हम लोग हिंदी माध्यम से थे तो हमारे टीचर बोलते लामी का प्रमेय। लैमीज LAMIS थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है if three coplanar forces, coplanar मतलब एक ही प्लेन में हो, are acting on an object is in equilibrium, then if three coplanar मतलब एक ही प्लेन में forces are acting on an object, ऐसे लिखते थ्री कोप्लेनर फोर्सेस। P एक फोर्स है, Q है एंड R, ठीक है, आर एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम देन। सर लैमीज थ्योरम के बाद वेक्टर्स का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना जो पढ़ना नहीं है? नहीं, इक्विलिब्रियम अब जितना पढ़ा दिया उसमें सवाल जितना पैकेज का दिया सब हो जाएगा। पहला पार्ट ये होगा, जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट छोटा सा ले लिया ऐसे, ठीक है, और इस पे ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये तीन फोर्सेस लग रहा है। तो देखो बेटा P Q R, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। तो पहला चीज तो क्या होगा कि तीनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दे इसे। दूसरा चीज क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक ही प्लेन में है तो 2 पाई के बराबर होना चाहिए। और तीसरा वही साइन रूल कि पी के अपोजिट साइड यानी साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू वही साइन रूल, साइन बीटा के सामने साइड क्यू इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन। ये है लैटिस थ्योरम, नोट कर लीजिए, फोर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। एक सर हफ्ते कोप्लानर का वैसे मतलब क्या होता है सर? एक ही प्लेन में, जैसे हम ये जिस चीज को हम लिख रहे हैं ये क्या एक प्लेन है ना, मान लो 10 वेक्टर की। यस सर, यस सर। ये सारे वेक्टर कोप्लेनर हो गए। लेकिन पता चले कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस, तो एक्स वाई तो एक प्लेन में होगा, लेकिन तीसरा जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस वाला उस प्लेन में नहीं होगा। यस सर। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, टू वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर। तो सर इसमें ये बताया कि अगर तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तब तो कोप्लेनर वेक्टर फोर्सेस हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तीनों कोप्लेनर फोर्स लग रहे हो तो उनका वेक्टर सम 0 होगा, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा।
तो सर फिर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका मतलब यह ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। नहीं, रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट। अच्छा अच्छा ठीक है सर, मतलब रेस्ट में रहेगा। हाँ, अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ हाँ, ताकि याद रहे होमवर्क में। सर ये लैमीज थ्योरम आपने बॉक्स में डाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या? नहीं, ये फोर्स में आएगा, जब फोर्स आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट तो है, फोर्स में आएगा, फोर्स वाले चैप्टर में। नहीं ठीक सर, है, मेरे को इससे लगा आपने बॉक्स में डाला है तो। एक्सप्लेन कर दो लैमीज थ्योरम, समझ नहीं आया। अरे भाई, साइन रूल है केवल, ये याद कर लो, और जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां फिर से बताएंगे, समझे? समझे Yes. बालक? हाँ, यस तो होमवर्क sir. आपका है एक्सरसाइज 3.1, उसे आपको कर डालना है। ठीक है, आज हम कायदे Yes, से हाँ, मोशन इन ए प्लेन जिसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनका डाउट, हाँ हाँ देख रहा हूँ तुम्हारा डाउट देख रहा हूँ, कहाँ भेजे हो तुम? सर ये सच्चाठी में सर। अरे यार मुझे दिखे तब ना, रुको, हाँ दिख रहा है। कौन सा है? एक क्वेश्चन है, लो देखो इधर, देखो Yes, sir. इसको बोलते हैं बेटा कि आपका क्रॉस्ड फील्ड, आगे चल के पढ़ोगे तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड। देखिए भाई, सभी लोगों को दिख रहा है, ये सभी लोगों को ये दिख रहा है, ये सी वर्मा का क्वेश्चन 18 है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर 0 आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के मेंस में एक बार आ रखा है। ठीक है, चलिए एनीवे, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 18 करता हूं, आप लोग एसी वर्मा भी करी जो ना है पूछिए हमसे। दिया गया है द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू नेट लॉरेंज फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू बी क्रॉस बी। सपोज ई इज along x axis, b is along y axis, in what direction and with what minimum speed v should a positive charge particle is sent so that net force on it is 0? ठीक है, e किधर है, x एक्सिस तरफ, और b किधर है, b किधर है, Y X. हाँ हाँ हाँ, चलिए इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। अंदर क्या गड़बड़ हो गया, एकाएक वो एकाएक के लिए। आप लोगों को ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आपका डाउट मैं ले रहा हूँ, इसी पे ले लूं, मैं अगला पेज पे ले लेता हूँ, चाहे इसी पे ले लेता हूँ, छोटा सा तो है। देखो इधर, यहाँ लिख दूं डाउट तुम्हारा, हेलो ओ बालक? Yes. हाँ सर। हाँ चलो, अरे ये तो ढक जाएगा पूरा, देखो यहीं पे डाउट तुम्हारा लिख देता हूँ, लो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18? Yes, sir. तो फोर्स दिया गया है F इज इक्वल टू QE प्लस QV प्लस B। ठीक है, तो इतना समझिए कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। Yes, sir. ठीक है, जब 0 कर देंगे हम, तो दिस इंप्लाइज दैट QE वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ QV प्लस B। Yes, sir. Q भी कट गया। इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और Yes, V sir. क्रॉस B का मॉडुलस हो जाएगा आपका VB भी sin थीटा। तो V की वैल्यू हो गई E अपॉन B sin थीटा। अब पूछा Yes, गया है sir. वेलोसिटी मिनिमम हो, तो वेलोसिटी Yes, मिनिमम sir. होने के लिए क्या होगा कि sin थीटा डिनोमिनेटर सबसे sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो E बाई बी आंसर हो गया। आगे Yes, sir. आंसर चेक कर लो, ये आंसर ठीक है। सर और डायरेक्शन सर कैसे बताएंगे? ये थीटा, थीटा जो है हमारा, थीटा किसके Nine. किसके बीच का है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है।
ठीक है, Yes. तब डायरेक्शन चलो तुमको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया है जरा बताना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है। यस सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है। ठीक है, लो, अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर हो गया, ठीक है। दोनों क्या है, म्यूचुअली Yes. परपेंडिकुलर है, ई और बी के बीच में एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है। 9 हाँ, तो अब तुम ये समझो कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट करें हम वी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट के लिए यहाँ रखा है, 12th क्लास में जाके पढ़ोगे कि जो ये आप सॉरी ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्ट के लिए यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्ट के लिए है, ठीक है। Yes. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है ना, बताओ तो जरा। यस सर, एक्स पे था वो वाई पे था। वाई पर। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, समझे बात को। ये आ गया आपका Yes, sir. पॉजिटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होना चाहिए वो इसके ठीक अपोजिट आना चाहिए, Yes. तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो वेलोसिटी कैसे डायरेक्शन में रखे हैं ताकि फोर्स मैग्नेटिक अपोजिट आ जाए। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं सही, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर इसको ले लेता हूं, इसके अपोजिट आ जाए। तो अब v क्रॉस b का डायरेक्शन है ना, v क्रॉस b, यानी हमने बताया था दो वेक्टर का, यानी v होना चाहिए आपका v क्रॉस b, किधर होना चाहिए, z डायरेक्शन में। देख लो ना जरा, अगर ये y डायरेक्शन है, अरे ये इसके लिए दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन ये इस तरफ वेलोसिटी होगी, तभी तो v क्रॉस b, v को b की तरफ मोड़ेंगे तो तीसरा वेक्टर इधर जाएगा, यानी किस डायरेक्शन में आ जाएगा, Yes. किस डायरेक्शन में आ जाएगा वेलोसिटी, z जेड डायरेक्शन, टिप जेड। समझ गए, यस समझ गए, आगे बढ़ूं मैं। यस यस सर। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, माला से आज मैं शुरुआत प्रोजेक्टाइल मोशन की कर दूंगा। देखो बेटा, अभी तक हमने पहले चैप्टर में बताया था 1 डायमेंशनल मोशन में कि मोशन इन प्लेन तो चल ही रहा है। कब इसका टेस्ट है बेटा, सर यूनिट है 8 को सर, 8-9 को। अरे बहुत पहले खत्म हुआ। यस सर, इस बार सर थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा कर 9 लेंगे से सर। 12। कोई सर बात इस बार आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा देना सर इस चैप्टर से। भाई, मैं तो Yes, यूट्यूब पूरा छपवा देना चाहता हूँ, तुम लोग तैयार होते हो ना। हाँ सर, हम तैयार हाँ हैं। सर। अरे तैयार होने से थोड़ा होता है, तैयार होने से तो केवल तैयार है रहने से हो जाएगा, वो पढ़ना पड़ेगा होता है मेहनत करके, हम सारा क्वेश्चन करवा हाँ दें। सर। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए, हमने मोशन इन 1 डायमेंशन बताया था कि मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन के लिए जरूरी चीज क्या है, पाथ ही सिर्फ कर्व, यही जरूरी नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ भी हो सकता है। तो वो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करे, हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल का मोशन एक प्लेन में या 2 डायमेंशन में हो रहा है, राइट। ये मैं बता रखा हूं आपको, एक बार फिर से मैं इस चीज को लिख देता हूं, है ना बच्चों, ये बता रखा हूं कि नहीं, मैं बताइए, हेलो, अब बोलेंगे ही नहीं यार। यस सर। यस सर। हाँ यस सर, आपने बताया था। हाँ, फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, वी हैव सर, ठीक हो गई। In our previous
previous lecture. We have already done. Done. If the two coordinates will change with time, with respect to origin. Then the motion of an object is in two dimension. Or motion in a plane. So मान लीजिए कि कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा है, ये भी बात में लिख देता हूं. It doesn't mean that the path of the motion is a curve. The path may be straight line. कर्व तो हो ही सकता है, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को. तो एक बार रिकॉल कराने के लिए मैं इस बात लिख दिया. सपोज ये बात ठीक हो जा रहा है जब मैं हल्का. सपोज अच्छा, अरे भाई काफी ठीक हो गया है. क्या बात है. हाँ ठीक है. सपोज नहीं, अभी भी ठीक है, ब्लर हो जाएगा. चलो इसी तरह से लिखता हूँ, किसी और भी सुधारूंगा ऐसे. सपोज a particle is moving in xy plane. In such a way that the xy coordinate will change with time. ठीक है. Then its motion is in plane. Motion in two dimension is in two dimension. या motion in a plane. Oblique motion in a plane. अब जैसे मान लीजिए कि हमने दो एक्सिस ये ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस. नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस ही लेते हैं.
अब मैं पढ़ा रखा हूँ किसी न किसी पॉइंट जो रेस्ट है उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन को देखते हैं। और सपोज कोई कर्व पाथ पे पार्टिकल जा रहा है ऐसे, आई कैन चूज दिस पाथ, ठीक है। एंड हियर यू फाइंड, हियर इज द पॉइंट P, हियर इज द पॉइंट XY कोऑर्डिनेट पर इसको दिखा दें ऐसे ऐसे, पॉइंट Q टेढ़ा हो गया था, ऐसे दिखा दें हम इसे। तो यहाँ पे x है, y है, मान लो x प्लस डेल्टा x है, यानी थोड़ा सा चेंज हो गया, ये सब पहले मैं करा रखा हूँ, है ना। और इसको हम y प्लस डेल्टा y लिखते हैं। तो अब देखिए इसको अगर हम मिला दें ऐसे, ये हमारा क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता था। और आपको ये भी ध्यान है, ये डेल्टा x, अरे डेल्टा, ठीक है, यानी दो कोऑर्डिनेट इसमें चेंज हो रहा है। इन जनरल हम इसको अगर पोजीशन वेक्टर dr से लिखें, आपको याद होगा मैंने बताया भी था इस चीज को, जैसे इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें, समय की कमी है, ये देखो इसको मिला दें हम यहाँ से और इसको ऐसे मिला दें, तो ये आपका डेल्टा r हो जाता था, याद है ना। अब डेल्टा r टेंड्स टू 0 मान लें हम, डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये वाला रिजल्ट आपको आता था, आपको याद होना चाहिए। ये मैं बता रखा हूँ, किसी और कलर से बना देता हूँ, ये आपका, चलो इसी से बन गया, ये आपका dr होता था, याद है। ये बताया कि नहीं बताया, बोलिए। ये r1, यस सर बताया। r2, ये डेल्टा, ठीक है। तो r1 को हम x i प्लस वाई जे लिख सकते हैं, और r2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए r2 तो यहाँ पर है, दिस इज r2, x प्लस डेल्टा x इंटू वाई और y प्लस डेल्टा y इंटू जे लिख सकते हैं। तो अगर डेल्टा r हम निकालें, तो दिस इज r2 माइनस r1, इट इज वेरी क्लियर कि आपका क्या बचेगा, एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स आई, मैंने अलग अलग से लिख दिया, वाई जे प्लस डेल्टा वाई जे माइनस एक्स आई माइनस वाई जे, दिस कैंसिल। तो डेल्टा आर की वैल्यू डेल्टा एक्स आई का प्लस डेल्टा वाई जे का। अगर हम ये कहें कि डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हम निकाल दें, तो बच्चों इसी को बोल सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी। क्यों भाई, बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है सर। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ध्रुव तुम कहाँ थे? सर सर क्लास में। मैं पहले बोला था तुम थे ही नहीं। अब बोलो बेटा कौन बोल रहा था? इसको हम सर ये लिखेंगे, वेक्टर वेक्टर आर का जो डेल्टा होगा डिवाइडेड बाय टी, वो एवरेज वेलोसिटी होगा। हाँ जी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी को एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग जे एक्सिस। अब यहीं पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सर बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, फिर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें। ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल में बता रखा हूँ कि इसको क्या लिखते हैं, ठीक है। तो यही सी इसी को dx बाई डी टी लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, dy बाई डी टी। तो dx बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गया। ये हो गया आपका Vxi का प्लस Vy का। अब इसी को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। मान लो अगर कोई एक्सेलेरेशन अगर है तो आपको क्या मिल जाएगा? Axi का, देखो यहाँ लिख देते हैं, dVx by dt I cap प्लस dVy by dt से क्या, किसी वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं Axi कैप प्लस Ay कैप। आज के लिए इतना ही। वी हैव ऑलरेडी लेट, देयर इज अनदर क्लास। तो होमवर्क मैंने दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। एंड यू पीपल आर एग्रीड दैट आई हैव सॉल्व प्रॉब्लम हीरो। थैंक यू वेरी मच सर सर एक डाउट था सर, 2 अब डाउट ओरली है सर। अरे रुको, अभी पहले ये बना के भेज देने दो मुझे। क्या नाम है? मोशन, यस मोशन इन अ प्लेन, E05। ठीक है, लीजिए भाई, सेव कर दिया मैंने। अब मैं आपको भेजता हूँ, और डाउट जो है अब बाद में पूछना। अब समय Yes, हो sir. गया है खत्म, क्योंकि अगली भी क्लास है। तुम्हारा डाउट एक और बता दे, जल्दी बोलो क्या है। हाँ सर, मोशन जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है सर प्लेन में, तो सर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में जो मोशन हो रहा है सर वो इंडिपेंडेंट हमेशा रहेगा सर? हाँ जी, एकदम। ये यस सर। सर ये ऐसा क्यों सर? अगला अथी में बता दीजिएगा सर। हाँ, क्लास अगला अगला अथी में बता देंगे, डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।